प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी देख रहे हैं एग्रीकल्चर की वो सीरीज जिसमें हमने आपको इससे पहले 10 लेक्चर करा दिए थे, जिसमें कि आप लोग देख चुके हैं। टोटल हर एक लेक्चर में 30-30 क्वेश्चन। आज भी हम लोग लगभग 40-41 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। 41 क्वेश्चन ये सारे के सारे एग्रीकल्चर से होंगे और पुराने पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि पुराने पेपर में पूछे जा चुके हैं। यूपी कैडेट, आईसीआर या कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिन लोगों ने ऑनलाइन स्पीड टेस्ट दिया है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी की ऐप पर, वो लोग अपने जो नंबर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन स्पीड टेस्ट, तो आप सभी लोग 97 93 900 यानी 900 और 888 इस पर आप कॉल कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको ऑनलाइन पूरी की पूरी क्लास उपलब्ध कराई जा रही है और इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। आप जल्दी ज्वाइन करके आप भी पूरी रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। गन्ना की खेती से संबंधित क्रिया कौन सी होती है? तो गन्ना की खेती से संबंधित क्रिया कौन सी होती है बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्यूरिंग, प्राइमिंग या प्रोपिंग या फिर गिनिंग। तो आपको याद रखना है कि जो गन्ना की खेती से संबंधित जो क्रिया है वो क्या है? वो है प्रोपिंग। प्रोपिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन है। अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखना है कि जो अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन होता है वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, ये एग्जाम में पूछा गया था, आपको याद रखना है इसे, साइटोकाइनिन। आगे बढ़ेंगे। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत है। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत है कौन सा? उपरोक्त सभी। यहां पर देखिए लिखा हुआ है शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत है फसलों का चुनाव, किस्मों की चुनाव, बुआई का समय या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगर आपने इससे पहले के 10 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क कृषि हेतु बाजरा की उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? शुष्क कृषि हेतु बाजरा की उपयुक्त किस्में कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपको WCC 75, बी ऑप्शन दे रखा है RHB, सी ऑप्शन दे रखा है MH 179 और डी में लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी, यानी कि शुष्क कृषि हेतु बाजरा की जो उपयुक्त किस्में होती हैं ये तीनों होती हैं, WCC 75, RHB 90 और MH 179, ठीक है, यानी 179, ठीक है। आपको इसमें से ये इस तरह भी क्वेश्चन दे देगा कि इन किस्मों का कई नाम दे देगा, पूछेगा कि इनमें से बाजरा की किस्में कौन सी होती हैं, है ना। तो आपको ये भी पॉइंट्स बना के नोट करना है कि ये सारी की सारी किस्में किसकी हैं? सारी किस्में ये बाजरा की दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, CSH6 CSH14 किस फसल की किस्म है? ये CSH6 और CSH14 जो होती हैं ये किस फसल की किस्म होती हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये ज्वार की किस्में होती हैं। किसकी किस्में होती हैं? ज्वार की किस्में ये होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और ये सारी चीज़ें आपको सोल साइंस वगैरह कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है। जो नए बैच में जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के बच्चे, उन सबको लेक्चर्स अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट चाहते हैं पूरा को पूरा इसमें पढ़ना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैच को। आगे बढ़ेंगे। ग्वार का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है। ग्वार का न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 70%। 70% होता है। आगे बढ़ते हैं। डोकेज का तात्पर्य है। डोकेज का तात्पर्य है किससे? डोकेज का तात्पर्य किससे है? यहाँ पर लिखा है शुद्धता प्रतिशत से। सेकंड ऑप्शन है बीज अंकुरण से। तीसरा है अशुद्धता प्रतिशत से और डी ऑप्शन है टेस्ट वेट से। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अशुद्धता प्रतिशत से, ठीक है। डोकेज का तात्पर्य किससे है? अशुद्धता प्रतिशत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टेक होता है? किस रंग का टेक होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है सुनहरा पीला, बी दिया है नीला, सी दिया है सफ़ेद और डी दिया है काला। तो बच्चों आपको याद रखना है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टेक होता है? नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौंफ के लिए आदर्श मृदा है। सौंफ के लिए आदर्श मृदा कौन सी होती है? यानी कि सौंफ के लिए अनुकूलित जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है चूना युक्त दोमट मिट्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौंफ के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? सौंफ के लिए चूना युक्त दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ेंगे, कपास का कुल है। कपास का कुल कौन सा होता है? कपास का कुल कौन सा होता है? जिन लोगों ने ऑनलाइन क्रैश कोर्स में ज्वाइन लिया हुआ है वो लोग इसे मार्क कर पा रहे होंगे। ऑप्शन ए में दिया है मालवेसी, बी में दिया है लेग्यूमिनेसी, सी में दिया है कुकुरबिट्स या डी में दिया हुआ है सोलेनेसी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है कपास का कुल क्या होता है? मालवेसी। आपको याद रखना है मालवेसी, ये क्या है? कपास का कुल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि हर्षा मैजरी रोहिणी मानसर किसकी किस्म है? हर्षा मैजरी रोहिणी मानसर किसकी किस्में हैं? तो बच्चों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मक्का, ऑप्शन ए में है मक्का, बी में है गेहूं, फिर चावल और मूंगफली। तो आपको याद रखना है कि जो ये हर्षा मैजरी रोहिणी और मानसर किस्में हैं ये किसकी किस्म है? मक्के की किस्म है, मक्का की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धान की बोरो बुआई का समय होता है। धान की बोरो बुआई बोने का समय क्या होता है? बोरो एक किसकी किस्म होती है? आपको याद रखना है धान की जो बोरो बुआई जो होती है ये इसको बोने का यानी इसे लगाने का समय कौन सा होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? सी, दिसंबर और जनवरी, ये इसे बोने का सही समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ फसल है, कैसी फसल है? जौ फसल है, आपसे पूछ रहा है कि जौ फसल है कैसी है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर परागित, स्वपरागित, दोनों या फिर सभी। तो आपको याद रखना है कि जो ये जौ फसल है ये कैसी है? स्वपरागित फसल होती है, स्वपरागित फसल होती है जौ। ठीक है, तो इधर ये क्वेश्चन थे बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है इसमें। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्याज की कौन सी किस्म लवणता प्रतिरोधी है? प्याज की कौन सी किस्म लवणता प्रतिरोधी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है N53। इसके बाद बी में दिया हुआ है पूसा रेड, बी ऑप्शन है बच्चों आपका यहाँ पर पूसा रेड, और आगे दिया हुआ है सी ऑप्शन, यहाँ पर लिखा है पूसा वाइट, और डी में क्या लिखा है? हिसार टू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये चीज़ें आपको दी रखी हैं ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिसार 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टमाटर की रोमा किस्म किस विधि द्वारा विकसित की गई है? टमाटर की रोमा किस्म किस विधि के द्वारा विकसित की गई है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो टमाटर की रोमा किस्म होती है ये प्रस्तावित विधि के द्वारा विकसित की गई है। किस विधि के द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है प्रस्तावित विधि के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिल्वरिंग विकार कौन सी सब्जी में पाया जाता है? सिल्वरिंग विकार कौन सी सब्जी में पाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है शकरकंद, प्याज, बैगन और फिर टमाटर। तो आपको याद रखना है कि सिल्वरिंग विकार जो होता है ये टमाटर में पाया जाता है। सिल्वरिंग विकार किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, आलू में ताज़ा कटी हुई सतह का भूरापन आता है। आलू में ताज़ा कटी हुई सतह पर भूरापन आता है, किसके कारण आता है, किसके द्वारा आता है? तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, यानी कि आलू में जो ताज़ा कटी हुई देखते हैं आप लोग, कटी हुई सब्जी थोड़ी देर पर रख देते हैं तो उसमें भूरेपन की एक लेयर आ जाती है, भूरापन सा झलकने लगता है। तो वो किस कारण से आता है वो आपको देखना है कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण आता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगर आप लेक्चर्स को पसंद कर रहे हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में लोगों को बताइए। और यूपी कैडेट और ICAR BHU के एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत सारे लगातार लाइव क्लासेस मिलेंगी, 3 से 4 घंटे की कोशिश की जाएगी कि आपको पूरा जैसे मान लीजिए एग्रोनॉमी की जो क्लास होगी तो उसमें आपको लाइव आके बहुत अच्छे से आपको चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी। ठीक है, अगर आप कंप्लीट चाहते हैं पढ़ना तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। मैंने बता रखा है नंबर 9793 यानी 900 और 888 3 बार 8। आगे देखिए, कौन से देश में सबसे ज़्यादा पॉली हाउस की खेती होती है?
कौन से देश में सबसे ज़्यादा पॉली हाउस की खेती होती है? तो किस में होती है? ये होती है जापान में। ठीक है, आपको याद रखना है कि पॉली हाउस की खेती जो होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जापान में होती है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी सब्जी में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? आप सबको पता है कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी मिर्च है इसमें भी आपको लेकिन विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में रखा गया है। आपको लगता होगा कि मतलब इनमें से क्या खट्टा होगा, इनमें तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको याद रखना है कि जो मिर्च होती है, मिर्च में भी विटामिन सी होता है। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्याज की फसल अवधि होती है कितनी? आपसे पूछ रहा है कि प्याज की जो फसल कंप्लीट होने की होती है, लगाने वाले दिन से उसे जमीन से निकालने के तक टोटल जो फसल की अवधि होती है उसे बोलते हैं फसल अवधि। तो ये कितनी होती है? ये होती है 120 से 130 दिन, है ना। 120 से 130 दिन जो होती है वो प्याज की अवधि होती है फसल की। अगला है क्वेश्चन नंबर, मूली में गंध किस तत्व के कारण आती है? मूली में जो गंध आती है, जो महक होती है, वो किसके कारण आती है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो लेकिन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूली में गंध किसके कारण आती है? ऑप्शन बी यानी सल्फर के कारण गंध आती है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ये देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं, एक सेकेंड। वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है ना। वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु या देहरादून। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो आंवले के पौधे पर फूल लगते हैं वो मार्च में आते हैं, वो पुष्प मार्च में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंवले में सुषुप्तावस्था कब समाप्त होती है? आंवले में सुषुप्तावस्था कब समाप्त होती है? तो ये होती है जुलाई और अगस्त में। जुलाई अगस्त में आंवले में सुषुप्तावस्था समाप्त हो जाती है। आगे है, दूध में शक्कर मिलाई जाती है। दूध में शक्कर मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है? क्या बता सकते हैं? SNF बढ़ाने हेतु, फैट बढ़ाने हेतु, मिठास हेतु या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको याद रखना है कि SNF बढ़ाने हेतु दूध में शक्कर मिलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों कि दूषित चारागाह के शुद्धिकरण हेतु, दूषित चारागाह के शुद्धिकरण हेतु नीले थोथे की कितने प्रतिशत मात्रा का छिड़काव करते हैं? आपको पता है कि अगर चारागाह में शुद्धिकरण करने हेतु शुद्धिकरण करना होता है तो नीले थोथे की मात्रा छिड़काव किया जाता है। वही पूछ रहा है कि नीले थोथे की कितने प्रतिशत मात्रा का छिड़काव करते हैं? तो बच्चों 2% होना चाहिए उसमें नीला थोथा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, संसार में मेरिनो ऊन कितने प्रतिशत का योगदान है? संसार में मेरिनो ऊन का कितने प्रतिशत योगदान है? तो बच्चों इसका जो है 25% योगदान है, 25% योगदान है। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर, टोडा एक नस्ल है। टोडा एक नस्ल है। मैंने सारी की सारी जो नस्लें हैं, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की, इन चार की चारों नस्लों के पे एक ट्रिक बना रखी है, इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर ढेर सारे नोट्स आपको डेली के डेली मिलते रहते हैं। ठीक, तो टोडा एक नस्ल है, किसकी है? यह है भैंस की एक नस्ल है। टोडा भैंस की एक क्या है? नस्ल है। आगे बढ़ेंगे, भेड़ है, क्या है? इसमें से ऑप्शन देखिए दे रखा है, भेड़ है पॉलीएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस या बाईएस्ट्रस या फिर कोई नहीं। कह रहा है भेड़ क्या है? तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या है? पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस क्या है? भेड़ है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, छिपी हुई गर्मी यानी हीट ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है। छिपी हुई गर्मी यानी हीट ऋतुकाल मुख्यतः पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? बकरी, भेड़, भैंस या गाय में? तो भैंस में। ठीक है, भैंस। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी की मिर्नाका नस्ल किस श्रेणी की है? मुर्गी की मिर्नाका नस्ल किस श्रेणी की है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो मुर्गी की मिर्नाका नस्ल होती है वो
मेडिटेरियन श्रेणी की है, मेडिटेरियन श्रेणी की है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर से जरूर इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, याद करिए, इन्हें नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को लिखते चलिए। आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? तो बच्चों आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो होता है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विटामिन ए, यानी दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो वो होता है विटामिन ए। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, सम क्वेश्चंस आर पेंडिंग, सो देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस हम लोग। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला है ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन होता है, ए ग्रेड के जो बड़े अंडे होते हैं इनका वजन कितना होता है आपको बताना है बच्चों। तो 45 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या फिर 70। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो ए ग्रेड के बड़े अंडे होते हैं इन सभी का जो वेट होता है वो कितना होता है, 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन यानी जीटीवी दी जाती है? किस बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है? ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप सबको। रिंडर पेस्ट बीमारी के लिए गोट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। गाय की दुग्ध नलिकाओं में होता है, गाय की दुग्ध नलिकाओं में क्या होता है? तो आपको बताना है बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्या है, खून होता है। गाय की जो दुग्ध नलिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें खून होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से पर्वतीय ऊंट की नस्ल है, निम्न में से पर्वतीय ऊंट की नस्ल कौन सी होती है? मेवाड़ी। निम्न में से पर्वतीय ऊंट की नस्ल कौन सी है? मेवाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना दूध पीने की सलाह दी जाती है? प्रति व्यक्ति कितना दूध पीने की सलाह दी जाती है हर एक व्यक्ति को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार? तो बच्चों यहाँ पर आपको 280 ml डेली दूध पीना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जल प्रदूषण से होने वाला रोग है, ये लास्ट है लेकिन अभी लास्ट नहीं है। जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कि खुरपका, मुंहपका रोग, एंथ्रेक्स या फिर तपेदिक और या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो जल प्रदूषण से होने वाला रोग है आपका वो तीन के तीनों है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी कि खुरपका मुंहपका भी जल प्रदूषण से होता है, एंथ्रेक्स से भी, तपेदिक से भी। ठीक है, तो ये जल प्रदूषण इनका मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बकरी की वह नस्ल जिसमें सींग नहीं होते, बकरी की वह नस्ल जिसमें पर सींग नहीं होते। कुछ क्वेश्चंस में टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि बकरी की वह नस्ल जिनके सींग नहीं होते, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। टोगन वर्ग वो नस्ल है जिनके सींग नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पशुओं में किस वर्ष तक सभी प्रकार के दांत निकल आते हैं? पशुओं में किस वर्ष तक सभी प्रकार के दांत निकल आते हैं? तो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, ए में 5 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में कह रहा है 9 वर्ष या डी में 11। तो बच्चों 5 वर्ष तक सभी में दांत निकल आते हैं, आपको याद रखना है। बस पशुओं में 5 वर्ष तक सभी के दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का उद्देश्य क्या था? मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों जो सर्वप्रथम मनुष्यों द्वारा पशुपालन किया गया था वो उद्देश्य क्या था? भोजन हेतु किया गया था। ठीक है, भोजन हेतु पशुपालन का उनका जो उद्देश्य था पशुपालन का वो था भोजन। ठीक, तो बच्चों ये आज हम लोगों ने पूरे के पूरे 41 क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। और अगर आपने अब तक हमारे ऑनलाइन क्रैश कोर्स को नहीं ज्वाइन किया है तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। 97 93 900 और 888 पर कॉल करके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारा कोर्स लेंगे और साथ में टेस्ट सीरीज लेंगे तो उनका टेस्ट का भी वैल्यू कम कर दी जाएगी। आप ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, बेस्ट रैंक पाना चाहते हैं तो। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।